नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस यानी संकुलों का स्थायित्व है। तो देखो, इससे पहले हमने छोटी क्लासों में ये पढ़ा था कि स्टेबिलिटी के आधार पर यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनको हम लंबे समय तक नेचर में स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे पदार्थों को हम स्टेबल यानी स्थायी यौगिक कहते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। उन पदार्थों को हम अस्थायी यौगिक यानी अनस्टेबल कंपाउंड कहते हैं। तो आज हम यहां पढ़ेंगे कि जो संकुल यौगिक होते हैं, इन संकुल यौगिकों का जो स्थायित्व है, जो स्टेबिलिटी है, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो देखो, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो संकुल यौगिक होते हैं, ये संकुल यौगिक सामान्य यौगिकों की तुलना में यानी अन्य यौगिकों की तुलना में मोर स्टेबल होते हैं, अधिक स्टेबल होते हैं। अब देखो, ये जो संकुल यौगिक होते हैं अन्य यौगिकों की तुलना में मोर स्टेबल क्यों होते हैं? देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि संकुल यौगिकों के अंदर जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है, वह मेटल लिगेंड बॉन्ड अपेक्षाकृत स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। क्योंकि इनके जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है, उस मेटल लिगेंड बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होती है। तो मेटल लिगेंड बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होने के कारण जो संकुल यौगिक होते हैं, ये संकुल यौगिक अन्य यौगिकों की तुलना में अपेक्षाकृत मोर स्टेबल होते हैं। अब देखो, ये जो संकुल यौगिकों की स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी और एक होती है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो अब देखो, काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम काइनेटिक स्टेबिलिटी। देखो, काइनेटिक स्टेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? किसी संकुल यौगिक की जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है, वह काइनेटिक स्टेबिलिटी उस संकुल यौगिक की अन्य यौगिकों के साथ होने वाली अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करती है। यानी कोई संकुल यौगिक है, जब उस संकुल यौगिक के संपर्क में अन्य कोई यौगिक आते हैं, तो वह संकुल यौगिक अन्य यौगिकों के साथ अभिक्रिया की जो दर है, उस दर को काइनेटिक स्टेबिलिटी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दोबारा सुनिए, काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होगी? किसी संकुल यौगिक की काइनेटिक स्टेबिलिटी, किसी संकुल यौगिक की काइनेटिक स्टेबिलिटी उस संकुल यौगिक की अन्य यौगिकों के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करती है। अब देखो, यहां दो कंडीशन बनती है कि या तो रासायनिक अभिक्रिया की दर कम है या रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिक है। तो देखो, यदि अभिक्रिया की दर कम अथवा बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति में संकुल यौगिक है वो काइनेटिक रूप से स्टेबल होता है। और यदि अभिक्रिया की दर अधिक अथवा बहुत अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में संकुल यौगिक है वो काइनेटिक रूप से अनस्टेबल होता है। यानी संकुल यौगिक की अन्य यौगिकों के साथ अभिक्रिया करने की दर कम या बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में वह संकुल यौगिक काइनेटिक रूप से स्टेबल होता है। और इसके विपरीत यदि संकुल यौगिक की अभिक्रिया करने की दर अधिक अथवा बहुत अधिक है, तो उस स्थिति में वह संकुल यौगिक काइनेटिक रूप से अनस्टेबल होता है। ठीक, अब देखो, काइनेटिक स्टेबिलिटी के आधार पर टोबे नामक वैज्ञानिक ने संकुल यौगिकों को दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला है लेबाइल कॉम्प्लेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं चंचल यौगिक, और दूसरा प्रकार है इनर्ट कॉम्प्लेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अक्रिय संकुल। तो अब देखो, लेबाइल कॉम्प्लेक्स यानी चंचल यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनकी अन्य यौगिकों के साथ अभिक्रिया करने की दर अधिक अथवा बहुत अधिक होती है, तो ऐसे संकुल यौगिकों को लेबाइल कॉम्प्लेक्स यानी चंचल यौगिक कहते हैं। जैसे देखो, अम्लीय माध्यम में
टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट है वो एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखो इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, अक्रिय संकुल क्या होते हैं, ऐसे संकुल यौगिक जिनकी अन्य यौगिकों के साथ रासायनिक अभिक्रिया की दर कम अथवा बहुत कम होती है, तो ऐसे संकुल यौगिकों को हम इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे देखो जल के अंदर टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखो जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है, इस काइनेटिक स्टेबिलिटी को अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की मैकेनिज्म, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों, एक्टिवेशन एनर्जी आदि के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस प्रकार से संकुल यौगिकों की एक काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है। अब हम दूसरे प्रकार की स्टेबिलिटी लेते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो देखो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है, दूसरे प्रकार की जो स्टेबिलिटी है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, देखो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का क्या अर्थ होता है, किसी यौगिक की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उस यौगिक के निर्माण के समय होने वाले मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी डेल जी के मान को प्रदर्शित करती है। यानी किसी संकुल यौगिक की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, किसी संकुल यौगिक की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उस यौगिक के निर्माण के समय, उस यौगिक के निर्माण के समय होने वाले मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी डेल जी के मान को प्रदर्शित करती है। यानी किसी संकुल यौगिक की जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है, वह थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उस संकुल यौगिक के निर्माण के समय होने वाले मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी डेल जी के मान को प्रदर्शित करती है। अब देखो यहां दो कंडीशन बनती है कि डेल जी का मान या तो कम है या डेल जी का मान अधिक है। तो देखो यदि डेल जी का मान, यहां देखो डेल जी क्या है, डेल जी है संकुल यौगिक के निर्माण के समय होने वाला मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। यानी जब संकुल यौगिक का निर्माण होता है तो उस समय होने वाला जो फ्री एनर्जी चेंज है उसी को कहते हैं डेल जी। तो यदि डेल जी का मान कम अथवा नेगेटिव हो तो ऐसी स्थिति में संकुल यौगिक थर्मोडायनामिक रूप से
से स्टेबल होता है और यदि डेल जी का मान अधिक अथवा पॉजिटिव हो तो ऐसी स्थिति में संकुल यौगिक थर्मोडायनामिक रूप से अनस्टेबल होता है। तो देखो यहां मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी किसको प्रदर्शित करती है, यानी जो ये थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है ये मुख्यतः उस यौगिक के निर्माण के समय होने वाले मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मान को प्रदर्शित करती है। अब देखो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। यदि डेल जी का मान कम अथवा नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति में संकुल यौगिक है वो थर्मोडायनामिक रूप से स्टेबल होता है, ठीक। और यदि डेल जी का मान अधिक अथवा पॉजिटिव है या अधिक अथवा पॉजिटिव, ऐसी स्थिति में वह संकुल यौगिक है वो थर्मोडायनामिक रूप से अनस्टेबल होता है, ठीक। तो इस प्रकार से थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के आधार पर जो संकुल यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेबल और थर्मोडायनामिक अनस्टेबल। जिनके लिए डेल जी का मान कम अथवा नेगेटिव है, डेल जी है या निर्माण के समय होने वाला मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल जी का मान नेगेटिव है तो वह संकुल यौगिक थर्मोडायनामिक रूप से स्टेबल होता है, और यदि डेल जी का मान पॉजिटिव है तो वह यौगिक थर्मोडायनामिक रूप से अनस्टेबल होता है। अब देखो यहां हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अब देखो जो थर्मोडायनामिक रूप से संकुल यौगिक स्टेबल होता है उस संकुल यौगिक में क्या होता है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वह मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, अर्थात मेटल लिगेंड बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अधिक होती है। जैसे देखो यहां भी एग्जांपल लेते हैं, FeCN6 की पावर -3 एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। देखो यहां जो ये कॉम्प्लेक्स है ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। क्यों है? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वह मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, यानी यहां मेटल लिगेंड बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अधिक होती है। तो जब किसी संकुल यौगिक में उपस्थित मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, अर्थात मेटल लिगेंड बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होती है, तो वह संकुल यौगिक थर्मोडायनामिक रूप से स्टेबल होता है। जैसे देखो ये एक स्टेबल संकुल यौगिक है। अब देखो हम एक एग्जांपल और लेते हैं जो अनस्टेबल है। एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। देखो ये जो एक कॉम्प्लेक्स है ये एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। क्यों है? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वह मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो वीक होता है, यानी कमजोर होता है, दुर्बल होता है, अर्थात मेटल लिगेंड बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होती है। तो इस प्रकार से थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के आधार पर
जो संकुल यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, थर्मोडायनामिक रूप से स्टेबल और थर्मोडायनामिक रूप से अनस्टेबल। अब देखो जो थर्मोडायनामिक रूप से स्टेबल होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनके लिए डेल जी का मान नेगेटिव होता है और मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, अर्थात मेटल लिगेंड बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होती है। तो ऐसे संकुल यौगिक है वो थर्मोडायनामिक रूप से स्टेबल होता है। और ऐसे संकुल यौगिक जिनके लिए डेल जी का मान पॉजिटिव अथवा अधिक होता है तथा जिनमें मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो वीक होता है, अर्थात मेटल लिगेंड बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, तो ऐसे संकुल यौगिक है वो थर्मोडायनामिक रूप से अनस्टेबल होता है। तो इस प्रकार से थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के आधार पर संकुल यौगिक दो प्रकार के हो गए, स्टेबल और अनस्टेबल। अब देखो ये जो डेल जी है, डेल जी का मान है वो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट से रिलेटेड होता है। कैसे देखो, यानी डेल जी का मान है, डेल जी का मान ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट से रिलेटेड होता है। यानी जो डेल जी है, डेल जी का मान है वो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट से रिलेटेड होता है। अब देखो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी साम्य स्थिरांक ही होता है। अब देखो इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो डेल जी इज इक्वल टू होता है -2.303 RT log बीटा। ये इनके अंदर संबंध होता है, आपको याद रखना है। किसके अंदर, डेल जी और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं, इनके बीच में संबंध होता है। अब देखो यहां बीटा है वो क्या है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसको हम फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट यानी विरचन स्थिरांक, और इसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण स्थायित्व स्थिरांक। तो बीटा और डेल जी के मान में ये संबंध होता है। अब देखो इनके अंदर एक संबंध और आ जाता है। हम जानते हैं कि डेल जी बराबर होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। ये समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, अब देखो 1 व 2 से क्या हो जाए, डेल जी का मान यहां रख देते हैं। तो यहां देखो समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 से डेल जी का मान रखते हैं, तो ये अपना आ जाता है देखो डेल एच माइनस टी डेल एस बराबर -2.303 RT log बीटा। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, इस माइनस को पक्षांतरण करके इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। जब माइनस इधर आएगा तब क्या हो जाएगा, ये डेल जी क्या हो जाएगा, डेल जी हो जाएगा आपका माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस डेल एच प्लस टी डेल एस बराबर क्या हो जाएगा 2.303 RT log बीटा। ये समीकरण नंबर 3। तो ये समीकरण भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब देखो समीकरण 3 के अनुसार इस ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा का मान जब उच्च होगा तब संकुल यौगिक है वो थर्मोडायनामिक रूप से स्टेबल होगा, और जब बीटा का मान कम होगा तब संकुल यौगिक थर्मोडायनामिक रूप से अनस्टेबल होगा।
अब देखो बीटा का मान कब उच्च होगा, इस समीकरण अनुसार देखो, इस समीकरण अनुसार हम देखें कि यदि डेल एच का मान नेगेटिव होगा और डेल एस का मान पॉजिटिव होगा, यानी डेल एच नेगेटिव और डेल एस पॉजिटिव, यानी डेल एच है उसका मान तो नेगेटिव होगा और डेल एस का मान पॉजिटिव होगा, तो बीटा का मान उच्च होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर संकुल यौगिक है वो थर्मोडायनामिक रूप से स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। और यदि डेल एच का मान पॉजिटिव है और डेल एस का मान नेगेटिव है, तो बीटा का मान कम होगा। ठीक, और जब बीटा का मान कम होगा तो उस कंडीशन में संकुल यौगिक है वो थर्मोडायनामिक रूप से अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो देखो जो डेल जी का मान है वो एक तरह से ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं, इससे रिलेटेड होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इसका मान स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है। कैसे, देखो यानी जो डेल जी का मान है इसको हम मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। डेल जी का मान डेल जी का मान है वो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट से रिलेटेड होता है, और जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसका जो मान है वो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के गुणनफल के बराबर होता है। यहां डेल जी का मान है, क्योंकि डेल जी का मान है वो तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट से रिलेटेड होता है, और जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वह स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट से रिलेटेड होता है। यानी ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हम देखो यहां एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम यहां, तो मान लीजिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई मेटल है और उस मेटल से जब 4 वीक लिगेंड जुड़ते हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। मान लीजिए कोई मेटल है M और उसके साथ में 4 लिगेंड जब जुड़ते हैं वीक लिगेंड तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो अब इसके लिए यदि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान लिखें जिसको हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, तो उसका मान क्या होगा, देखो उसका मान हो जाएगा बीटा 4। यहां बीटा 4 क्यों लिखा, क्योंकि यहां मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहां बीटा 4 लिख दिया। तो यहां ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान हो जाएगा Ml4 का सक्रिय द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा M का सक्रिय द्रव्यमान और L का सक्रिय द्रव्यमान 4। अब देखो इस ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान जब 1 से अधिक होगा, और 1 से अधिक कब होगा, जब इस संकुल यौगिक
का सक्रिय द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो जब ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान 1 से अधिक होता है तो उस कंडीशन में वह संकुल यौगिक थर्मोडायनामिक रूप से स्टेबल होता है। और जब इस ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान 1 से कम होता है तो उस कंडीशन में संकुल यौगिक है वो थर्मोडायनामिक रूप से अनस्टेबल होता है। ठीक, तो देखो यहां जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है जिसको हम जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, इसका मान है वो 1 से अधिक या 1 से कम भी हो सकता है। तो ये हो गया ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं। अब देखो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट किस तरह से निकालते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण स्टेप वाइज स्टेप किस प्रकार से होता है। मेटल के साथ में एक लिगेंड जुड़ा और ये बन गया Ml। अब दूसरे पद में क्या होगा, Ml के साथ में दूसरा लिगेंड जुड़ा तो ये हो गया Ml2। अब Ml2 के साथ में क्या होगा, तीसरा लिगेंड जुड़ा तो ये हो गया Ml3। अब Ml3 के साथ में क्या होगा, तीसरा लिगेंड चौथा लिगेंड जुड़ेगा तब क्या हो जाएगा Ml4। तो विभिन्न पदों के अंदर इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण इस तरह से होता है। अब इन अलग अलग पदों के लिए हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो यहां देखो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट 4 आएंगे। तो देखो पहला क्या आ जाता है K1। तो K1 बराबर क्या आ जाता है Ml का सक्रिय द्रव्यमान बट्टा क्या हो जाएगा M का सक्रिय द्रव्यमान और L का सक्रिय द्रव्यमान, समीकरण नंबर 2। अब देखो इसके लिए क्या आएगा, K2 बराबर क्या हो जाएगा Ml2 का सक्रिय द्रव्यमान बट्टा क्या हो जाएगा Ml का सक्रिय द्रव्यमान और L का सक्रिय, समीकरण नंबर 3। अब इसके लिए क्या आ जाएगा K3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो Ml3 का सक्रिय द्रव्यमान बट्टा क्या हो जाएगा Ml2 का सक्रिय द्रव्यमान और L का सक्रिय, समीकरण नंबर 4। अब K4 क्या आ जाएगा Ml4 का सक्रिय द्रव्यमान बट्टा क्या आ जाएगा Ml3 का सक्रिय द्रव्यमान L का सक्रिय द्रव्यमान, ये समीकरण नंबर 5। अब देखो यहां जो K1 K2 K3 ये K4 है, इनको हम बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक, अब देखो इन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का जो गुणनफल है वो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहां देखो जो आपका ये B4 है, ये क्या है, ये है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और यहां जो K1 K2 K3 K4 है, ये है आपके स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और ये जो आपका होता है ये होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब देखो इन दोनों में रिलेशन की बात करें तो K1 गुणा K2 गुणा K3 गुणा K4 बराबर क्या आ जाता है β4। यानी किसी संकुल यौगिक के लिए जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट होते हैं उनका जो गुणनफल है वो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इस तरह से देखो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान है वो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बराबर होता है। यदि हमें किसी संकुल यौगिक के लिए विभिन्न स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे रखे हैं तो उनकी सहायता से उस संकुल यौगिक के लिए ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहां एक बात और नोट कीजिए, देखो जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है जिसको हम फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, तो इस फॉर्मेशन कांस्टेंट का व्युत्क्रम फॉर्मेशन कांस्टेंट का व्युत्क्रम है वो आपका वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी वियोजन स्थिरांक K
बराबर होता है, यानी जो फॉर्मेशन कांस्टेंट का व्युत्क्रम है वो वियोजन स्थिरांक के बराबर होता है। अर्थात जो वियोजन स्थिरांक है, वियोजन स्थिरांक बराबर क्या होता है, 1 बटा विरचन स्थिरांक, विरचन स्थिरांक। यानी यदि वियोजन स्थिरांक और विरचन स्थिरांक दोनों में से हमें यदि किसी एक का मान ज्ञात है, हम दूसरे का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से देखो जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है, इस थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के अंतर्गत मुख्यतः हम मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ आदि का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, ये दो प्रकार की स्टेबिलिटी होती हैं। यदि हम इन दोनों में रिलेशन की बात करें तो इन दोनों के अंदर वैसे कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि थर्मोडायनामिक रूप से जो यौगिक स्टेबल होते हैं वे काइनेटिक रूप से लेबाइल हो सकते हैं या इनर्ट भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से थर्मोडायनामिक रूप से जो यौगिक अनस्टेबल होते हैं वे काइनेटिक रूप से लेबाइल हो सकते हैं अर्थात इनर्ट भी हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में कोई संबंध नहीं होता है। अब आप असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन नोट कीजिए। आप क्वेश्चन लिखिए, इनर्ट कॉम्प्लेक्स एवं लेबाइल कॉम्प्लेक्स में उदाहरण सहित अंतर लिखो। यानी अक्रिय संकुल एवं चंचल संकुल में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। धन्यवाद, थैंक यू।